वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में दो तरीके के टाइप्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, DNA और RNA। तो हमने DNA के बारे में स्टडी तो कर लिया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लिया था। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA के स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेबल करने के लिए कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं DNA और RNA में, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और उससे पहले हम लोग ज़रा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आ जाते हैं कभी कभी CSIR में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसे कि सवाल है कि DNA की फॉर्मेशन के लिए या DNA रेप्लिकेशन के लिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल किसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को या न्यूक्लियोटाइड्स को। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर ही लिया था कि DNA की जो फॉर्मेशन होती है, तो DNA की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें 1 by 1 इस तरीके से न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड होते रहते हैं, जिसमें से हमने स्टडी किया था कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में से जो फॉस्फेट होते हैं, फॉस्फेट का अल्फ़ा वाला फॉस्फेट होता है वो रह जाता है, बाकी बीटा और गामा जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने इस स्टडी की थी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज़ होता है DNA रेप्लिकेशन के टाइम पर। जो चेन होती है वो ग्रो करती रहती है, 1 by 1 ग्रोइंग चेन में ये ऐड होते रहते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज होते रहते हैं। तो ये हम लोग जान ही चुके थे। आज के लेक्चर में बात करेंगे कि DNA में स्टेबल करने के लिए DNA को या स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं DNA में। DNA जो है वो इतना स्टेबल क्यों है, या RNA की बात करें तो RNA भी है, वो स्टेबल किसकी वजह से होता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन टू द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड हम जानते ही हैं क्या क्या होते हैं। तो DNA को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ही DNA स्टेबल होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट ना हो तो DNA इतना स्टेबल नहीं होगा। तो आंसर क्या है हमारा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आर द मेजर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन टू द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी। तो यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है DNA की, वो सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही वो मोर स्टेबल है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि DNA को स्टेबल करने के लिए कौन सी इंट्रैक्शन होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्डिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो उसके बेसिस पर भी DNA में जो स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन है वो अलग अलग होती है। जैसे ग्वानिन और साइटोसिन की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो ये मोर स्टेबल होगा। वैसे ही एडेनिन और थायमिन के बीच में अगर बॉन्डिंग होगी तो वो थोड़ा कम स्टेबल होगा। और RNA की बात करें हम, RNA में बॉन्डिंग होती है वो एडेनिन और यूरिडीन के बीच में होती है, तो ये और भी कम स्टेबल होगा। तो यानी अगर DNA का स्ट्रैंड लें या RNA का स्ट्रैंड लें, उसमें GC पेयर ज़्यादा होंगे तो मोर स्टेबल होगा DNA, और अगर उसमें AT पेयर ज़्यादा होंगे, GC पेयर कम होंगे तो थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो वर्क करता है एक्ट एज डोनर, और जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो वर्क करता है एज एन एक्सेप्टर। इस तरीके से बॉन्ड बनता है जहाँ पर ये एक्सेप्टर एटम है और ये डोनर एटम है, और इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्डिंग हुई है वो कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका है। अब अगर बात की जाए हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली होता तो वीक बॉन्ड है, क्योंकि इसमें 90% नॉन कोवलेंट करेक्टर होता है और 10% कोवलेंट करेक्टर होता है। लेकिन वीक होने के बाद भी DNA और RNA में जब ये बॉन्ड होते हैं तो वो काफ़ी स्टेबल करेक्टर ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक होता है, लेकिन डीएनए की स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता नहीं है, काफ़ी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर बनाते हैं डीएनए को। तो इसलिए काफ़ी सारे जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं तो उसको बोला जाता है कोऑपरेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कोऑपरेटिव होने की वजह से बहुत सारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए डबल हेलिकल स्टेबिलिटी जो होती है डीएनए में या आरएनए में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होने के बाद भी कोऑपरेटिव बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल कर देती है। हाइड्रोजन बॉन्ड के जो स्टेबलाइजिंग कैरेक्टर है वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड पाए जाते हैं डीएनए में, इसलिए डीएनए मोर स्टेबल होता है। और नॉन कोवलेंट नेचर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो वीक होने की वजह से काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वीक होंगे आपस में तो ये आसानी से इनको ब्रेक किया जा सकता है और आसानी से इनको बनाया जा सकता है। तो जब रेप्लिकेशन के टाइम पर ओपन करना होता है दोनों स्ट्रैंड को, तो उस समय ये आसानी से ओपन हो जाते हैं। और फिर ट्रांसक्रिप्शन में भी इसी तरीके से ओपन करना होता है दोनों स्ट्रैंड को, तो आसानी से ओपन हो जाते हैं, फिर दोबारा से ये जुड़ जाते हैं आपस में। तो इस तरीके से वीक होना भी एक तरीके से बेनिफिशियल है, क्योंकि ईजिली ये अनवाइंड हो जाते हैं और रीवाइंड हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर हैं ऐसे जो अफेक्ट करते हैं, या डीएनए में स्टेबिलिटी है जो वो रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर वर्क कर सकते हैं, या उनको एनहांस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्लेन डिसाइड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो प्लेन है वो कितने डिग्री एंगल पर बना हुआ है। अगर 180 डिग्री पर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वो मोर स्टेबल होगा। अब यहीं पर अगर 90 डिग्री होता, इस तरीके से बॉन्डिंग होती, तो वो कम स्टेबल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं CSIR नेट में। कोई ग्राफ आपको बना के दे दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग जो है वो 180 डिग्री पर है, या सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग जो है वो 90 डिग्री पर है, तो कौन सा वाला मोर स्टेबल होगा, 180 वाला या 90 वाला। तो इस तरीके से 180 डिग्री प्लेन पर होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिपेंड करती है डोनर है या एक्सेप्टर है, उन दोनों में से मोर जो स्टेबल होगा वो एक्सेप्टर वाला वर्क करेगा, तो उस पर होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है, ये हम लोग जान ही चुके थे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस तरीके का है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो ये वाला बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द अपर वाला। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर और एक्सेप्टर एटम के बीच में किस तरह की है वो भी फैक्टर फैक्ट करता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मीडियम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं वो पोलर होते हैं, और ये जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड वो पोलर एटम के बीच में बनता है। तो अगर मीडियम नॉन पोलर होगा, जिस एनवायरनमेंट में जो बॉन्ड बने हैं वो किस एनवायरनमेंट में है, पोलर एनवायरनमेंट में है या नॉन पोलर एनवायरनमेंट में है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो एनवायरनमेंट अगर नॉन पोलर होगा तो फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ हाई होगी, टेम्परेचर अगर हाई कर देंगे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है। टेम्परेचर रेंज अगर 85 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाए तो ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो थर्मोलेबल होता है। इम्पोर्टेंस क्या क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड की, क्या क्या सिग्निफिकेंस है हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो सबसे पहले तो बात की जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो पाया जाता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में पाया जाता है। दूसरी बात, प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, उसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में भी पाया जाए। हाइड्रोजन बॉन्ड ही डिसाइड करता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी कितनी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में,
तो वो मोर स्पेसिफिक होगा, अगर कम होंगे तो लेस स्पेसिफिक होगा। तो हम एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी स्पेसिफिसिटी है या नहीं है। इसके अलावा एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट में भी पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल में भी पाई जाती है, जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। और कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर सकता है एक बार में। वन टाइम में वन वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो आंसर इसका यही हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है आप लोगों को कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर सकता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो नेक्स्ट है, हमने स्टेबिलिटी के बारे में बात कर ही ली है कि डीएनए को और आरएनए को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन भी जीसी पेयर में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एटी पेयर में सिंगल होते हैं, और एयू पेयर जो होता है वो थोड़ा लेस स्टेबल होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डीएनए की फॉर्मेशन तो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन, लेकिन आरएनए की फॉर्मेशन भी होती है कभी कभी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन वही है कि आरएनए समटाइम्स फॉर्म डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज ड्यू टू। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा कि आरएनए की जो फॉर्मेशन होती है डबल हेलिकल की वो किस बॉन्ड की वजह से होती है। तो इसका आंसर होगा जीसी बॉन्ड की तरह से, क्योंकि आरएनए में सबसे ज़्यादा जीसी पेयर ही पाए जाते हैं। तो जीसी पेयर जो होते हैं वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो एज कंपेयर टू डीएनए आरएनए इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे कोऑपरेटिव बाइंडिंग होगी, कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है आरएनए की वो मोर स्टेबल है डीएनए के कंपैरिजन में। तो इसीलिए सिंस डीएनए फॉर्म डबल हेलिक्स ड्यू टू जीसी पेयरिंग व्हाइल डबल हेलिक्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए ड्यू टू बोथ जीसी एंड एटी पेयर, hence double helical stability and thermal stability as well melting temperature of double helical RNA is higher than DNA। अब क्योंकि यहाँ पर जो DNA की फॉर्मेशन हो रही है वो एटी पेयर और जीसी पेयर दोनों से होती है। अब एटी पेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड 2 ही पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो फॉर्मेशन होती है वो केवल जीसी पेयर से ही होती है, और जीसी पेयर सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं हाइड्रोजन के। तो इसलिए आरएनए का जो टेम्परेचर होगा मेल्ट करने का वो भी ज़्यादा होगा और उसकी स्टेबिलिटी भी जो होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए ब्रेक करने के लिए। क्योंकि डीएनए में बॉन्ड कम है तो एनर्जी कम चाहिए ब्रेक करने के लिए। इसलिए डीएनए को हम ईज़िली अनवाइंड कर सकते हैं और रिवाइंड भी कर सकते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो इसलिए डीएनए को ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है एज अ सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो है उसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो स्टेबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो डीएनए के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।